नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का टॉप विद्या परिवार के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लेट एग्जाम के बारे में। क्लेट एग्जाम क्या है, क्या इसकी एज लिमिट रहती है और क्या इसमें एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहती है और क्या इसके अंदर सिलेबस रहता है और एक साल के अंदर क्लेट एग्जाम कितनी बार होता है और इसके अंदर फीस कितनी रहती है, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लेट एग्जाम, क्लेट की फुल फॉर्म क्या है? क्लेट की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा। यानी क्या है? ये प्रवेश परीक्षा है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर ये एंट्रेंस एग्जाम है तो ये एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये एग्जाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है। साल में एक बार कंडक्ट करवाता है। लगभग 2021 के बाद में इसके फॉर्म या तो जनवरी फरवरी में आ जाते हैं या अगस्त सितंबर के आसपास आते हैं। यानी साल के अंदर एक बार इसके फॉर्म आते हैं। जब आप इसका एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम को देने के बाद क्या होगा या क्या मिलेगा? तो जब आप क्लेट का एग्जाम देते हैं तो क्लेट का एग्जाम देने के बाद आपको एनएलयू में प्रवेश यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा। उसके अंदर प्रवेश लेके क्या करोगे आगे बताऊंगा। यहां पे देखें, यहां पे बताया गया है कि एनएलयू में प्रवेश यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा। अब यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी टॉप कॉलेज या विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर NLSIU बेंगलुरु, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद में है NLSR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च। नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च। उसके बाद में है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, यानी जोधपुर के अंदर जो विधि विश्वविद्यालय है, और एक है गुजरात की। यानी इसके अंदर कहने का मतलब है कि क्लेट एग्जाम क्या है? यानी क्लेट एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है। इस प्रवेश परीक्षा को कौन कंडक्ट करवाता है? तो कंसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाता है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि जब ये एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम देने के बाद में क्या होगा? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर यानी टॉप कॉलेज या विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश पाने का मौका मिलेगा। इसके बाद में मैंने आपको 3-4 यहाँ पे विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया जो इंडिया की टॉप विश्वविद्यालय है। अब देखते हैं क्लेट एग्जाम क्लियर करने के बाद में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। क्लेट एग्जाम पास करने के बाद आपके पास 2 स्तर रहते हैं, एक यूजी और दूसरा पीजी। यूजी के थ्रू जो आप एलएलबी करते हैं उसको कहा जाएगा बैचलर ऑफ लॉ, और जो पीजी के अंदर एलएलएम करते हैं उसको कहा जाएगा मास्टर ऑफ लॉ। अब देखते हैं, जब आप अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर ऑफ लॉ करते हैं उसके अंदर आपके पास कर सकते हैं, अगर आप 12वीं के अंदर आर्ट्स थी तो आप कर सकते हैं बीए एलएलबी। अगर आपके पास साइंस थी तो आप कर सकते हैं बीएससी एलएलबी। अगर आपके पास बीकॉम थी तो आप कर सकते हैं बीकॉम एलएलबी। और उसके बाद आप बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं, बीएसडब्ल्यू एलएलबी भी कर सकते हैं। क्या होती है इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स एलएलबी, बैचलर ऑफ साइंस एलएलबी, बैचलर ऑफ कॉमर्स एलएलबी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एलएलबी, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एलएलबी। यानी जब आप क्लेट एग्जाम क्लियर कर देते हैं आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तब आप इनमें से कोई सा भी एक कोर्स कर सकते हैं। जब आप इनमें एडमिशन ले लेते हैं यानी इस कोर्स की अवधि क्या रहेगी? इस कोर्स की अवधि रहेगी 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। इस कोर्स की अवधि रहेगी 5 वर्ष। अगर आपने बीए कर लिया है और उसके बाद एलएलबी करते हैं तो आपके पास कोर्स अवधि रहेगी 3 वर्ष, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। यानी इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे तो आपकी कोर्स अवधि रहेगी 5 वर्ष। अगर आप नॉर्मल एलएलबी करते हैं तो आपकी कोर्स अवधि रहेगी 3 वर्ष। अगर आप एलएलबी भी कर लेते हैं उसके बाद अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं तो आप क्लेट एग्जाम के थ्रू एलएलएम तो कर सकते हैं,
लेकिन उसकी कोर्स अवधि होगी वो 2 वर्ष होगी। यानी अगर आप एलएलएम करते हैं तो कोर्स अवधि रहेगी 2 वर्ष, अगर आप एलएलबी करते हैं तो कोर्स अवधि रहेगी 3 वर्ष। अगर आप बैचलर ऑफ लॉ यानी बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी या बीकॉम एलएलबी करते हैं यानी इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपका जो कोर्स अवधि है वो रहेगी 5 साल, यानी 5 साल, 2 साल, 3 साल। अब देखेंगे योग्यता, फीस और एज लिमिट के बारे में। यानी क्लेट एग्जाम के लिए क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यानी जो भी क्लेट एग्जाम देना चाहता है उसको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास किसी भी स्ट्रीम में होगा चलेगा, यानी अगर उसने 12वीं में आर्ट्स से चलेगा, अगर उसके पास साइंस है तो भी चलेगा, उसके पास में कॉमर्स है तो भी चलेगा। यानी 12th पास एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में होगा चलेगा। अगर अभी भी कोई 12th में है, अभी उसका एग्जाम होना है या एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, यानी जब आप क्लेट एग्जाम देते हैं, जब आप कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लेते हैं, तब आपको 12th की मार्कशीट देनी होगी। उससे पहले आप फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं, जब आप प्रवेश लेंगे तब आपको 12th की मार्कशीट देनी होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप 12th में है फिर भी आप फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। अब देखते हैं अंक, कितने अंक होने चाहिए 12th के अंदर। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके पास मिनिमम 45% होने चाहिए 12th के अंदर। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके पास 12th के अंदर 40% मिनिमम होने चाहिए। यानी आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास 12th के अंदर अगर एससी एसटी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके पास 40% मिनिमम होने चाहिए। अगर आप ओबीसी या जनरल के अंदर है तो आपके पास 45% मिनिमम होने चाहिए। अब देखते हैं एज लिमिट, यानी इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब देखते हैं फीस के बारे में। यानी अगर आप जनरल या ओबीसी के अंदर आते हैं तो आपके फीस रहेगी 4000। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फीस लगेगी 3500 रुपए। तो यहां पे देख लिया, योग्यता है आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए। अगर जनरल या ओबीसी के अंदर आते हैं तो 45% होने चाहिए। अगर एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके पास 40% होने चाहिए। अगर फीस की बात करें तो जनरल या ओबीसी के लिए 4000, एससी और एसटी के लिए 3500 रुपए, और एज लिमिट इसके अंदर नहीं है। अब देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न, यानी इस एग्जाम का माध्यम रहेगा इंग्लिश। क्लेट एग्जाम इंग्लिश माध्यम में होगा, हिंदी माध्यम में क्लेट एग्जाम नहीं होता है। यानी माध्यम क्या रहेगा, इंग्लिश। अब देखते हैं इसके अंदर कितने सवाल आते हैं और एक प्रश्न कितने अंक का आता है और कितने इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। टोटल प्रश्न 120, प्रत्येक एक अंक का होगा, यानी 120 प्रश्न, एक प्रश्न एक अंक का। टोटल कितने हुए, 120 अंक, यानी 120 प्रश्न, एक प्रश्न एक अंक का, यानी 120 अंक। समय रहेगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। अब देखते हैं यहां पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 से क्या मतलब है। यानी एक सवाल या एक प्रश्न अगर आप सही करोगे तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 अंक दिया जाएगा। अगर यहां पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, इसका मतलब है एक के अंदर अगर 0.25 का हम यहां पर भाग देंगे, एक के अंदर अगर 0.25 का भाग देंगे तो 4 आएगा। यानी 0.25, 0.25 और 0.25 और 0.25 4 बार करेंगे तो 1 होगा। यानी अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो एक उत्तर आपका, 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। एक सवाल सही करते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग 0.25 से क्या मतलब हुआ, नेगेटिव मार्किंग 0.25 से मतलब यह हुआ अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। वैसे ही अगर आप एक
सवाल सही करेंगे तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अब देखते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, यानी देश दुनिया की घटनाएं। खेल के बारे में यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे सरकारी योजनाओं के बारे में देखना होगा, यहाँ पे आपको विज्ञान और तकनीक के बारे में भी देखना होगा। उसके बाद में देखते हैं जीके, यानी जीके के अंदर आपको स्टैटिक जीके हो गया, बेसिक साइंस होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। टोटल आपको यहाँ पे 25% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लीगल रीजनिंग का मतलब है आपको पेपर के अंदर एक सवाल के अंदर एक आपको कानूनी नियम दिया हुआ होगा, एक आपको घटना दी होगी, घटना के आधार पर कानूनी नियम का उपयोग करते हुए आपको सवाल का जो जवाब यानी परिणाम बताना होगा। यह भी आपको 25% देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग यानी कथन निष्कर्ष के आधार पर आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे। कितने? 20% देखने को। इंग्लिश यहाँ पर आपको 20% देखने को मिलेगी और मैथ्स यहाँ पर आपको 10% देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर मैथ्स के अंदर आप परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको पढ़ना होगा। सब कुछ हमने क्लेट एग्जाम के बारे में देख लिया। जब आप LLB या LLM कर लेते थे उसके बाद में आपके क्या जॉब कर सकते हैं, क्या स्कोप है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आप जब LLB कर लेते हैं तो उसके बाद में आप एडवोकेट बन सकते हैं, यानी वकील, यानी किसी भी न्यायालय के अंदर आप वकालत कर सकते हैं। उसके बाद में आप जज बन सकते हैं, यानी जज यानी आगे परीक्षा पास। कल पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि RJS का पेपर देके आप राजस्थान के अंदर आप सिविल जज बन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लीगल एडवाइजर का मतलब होता है कानूनी सलाहकार, यानी किसी भी कंपनी, संस्था या सरकारी विभाग के अंदर आप सलाहकार यानी सलाह देने का कार्य कर सकते हैं। तो ये कार्य हुए कुछ। आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। अब क्लेट के अभ्यर्थियों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि किताबों से रिश्ता बनाए रखो, वक्त अपना बदल जाएगा। कि किताबों से रिश्ता बनाए रखो, वक्त अपना बदल जाएगा। जो आज क्लेट की तैयारी में जुटा है, कल वही कानून की दुनिया में नाम कमाएगा, वही कानून की दुनिया में नाम कमाएगा।